नमस्ते। आज की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी विनिर्माण, जिसे हम आम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है और उसे एक आकार देती है, ठीक वैसे ही विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत और ठोस आधार प्रदान करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आखिर मैन्युफैक्चरिंग है क्या? आसान शब्दों में कहें तो कच्चे माल को एक मूल्यवान और काम की चीज में बदलना, वो भी बड़े पैमाने पर। उदाहरण के लिए खेतों से आने वाले गन्ने से रिफाइंड चीनी बनाना, या फिर खदानों से निकले लौह अयस्क को स्टील में बदलकर उससे कोई मजबूत पुल तैयार करना। सच में ये एक ऐसा जादुई प्रोसेस है जो प्रकृति के साधारण कच्चे माल को हमारी रोजमर्रा की उपयोगी चीजों में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि कच्चे माल को बदलने की इस साधारण सी प्रक्रिया को किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे ये फैक्ट्रियां और असेंबली लाइनें पूरे देश का भार उठा लेती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, इस रीढ़ का असल काम क्या है। दूसरा, इस पूरे सिस्टम का वर्गीकरण। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था का भार उठाने वाले प्रमुख उद्योग। और अंत में पर्यावरण और स्थिरता का अहम मुद्दा। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, रीढ़ का कार्य, इसका महत्व और आर्थिक योगदान। देखिए, विनिर्माण उद्योग सिर्फ कारखानों के धुएं और मशीनों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमारी कृषि का आधुनिकीकरण करता है। इतना ही नहीं, ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करके कृषि पर निर्भरता को काफी कम कर देता है। इसके अलावा देश से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और तो और, जब हम इन तैयार उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात करते हैं तो हमारा व्यापार बढ़ता है, जिससे देश में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आती है। अब इस विशाल आंकड़े पर जरा गौर करें। 17% पिछले 20 सालों से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का यही निरंतर योगदान रहा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साबित करता है कि हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा सीधे इन उद्योगों पर टिका है। सरकार ने भी इसके महत्व को अच्छी तरह समझा है और इसे और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद एनएमसीसी भाग 2 प्रणाली का वर्गीकरण, उद्योगों की संरचना। हम इन उद्योगों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला है कच्चे माल के आधार पर, जैसे कृषि आधारित उद्योग जिसमें चीनी या सूती वस्त्र आते हैं, और खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा और इस्पात। दूसरा है उनकी भूमिका के आधार पर। कुछ आधारभूत उद्योग होते हैं जिन पर बाकी इंडस्ट्रीज टिकी होती हैं, और कुछ उपभोक्ता उद्योग होते हैं जो सीधे ग्राहकों के लिए टूथपेस्ट या पंखे जैसी चीजें बनाते हैं। तीसरा तरीका है मालिकाना हक के आधार पर। क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र का है जैसे सेल, निजी है जैसे टिस्को, या फिर ये संयुक्त या सहकारी उद्योग है। और अंत में पूंजी निवेश के आधार पर, जैसे लघु उद्योग जहां अभी अधिकतम निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए है, और इसके विपरीत बड़े बड़े मेगा कारखाने। भाग 3 भारी भरकम काम करने वाले दिग्गज, भारत के प्रमुख उद्योग। चलिए अब भारत के प्रमुख उद्योगों को देखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की औद्योगिक ताकतों का शानदार संगम देखने को मिलता है। एक तरफ लोहा और इस्पात उद्योग है जो पूरी तरह से एक भारी और आधारभूत क्षेत्र है। भारत में इसका सबसे ज्यादा जमाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में है, और 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर था। वहीं दूसरी तरफ है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ये तो मानो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम है। बेंगलुरु, जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है, अपने सॉफ्टवेयर उद्योग के जरिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा देश में ला रहा है। इन दोनों दिग्गजों के अलावा कुछ और क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन भारत का दूसरा सबसे अहम धातु शोधन उद्योग है। इसका हल्कापन, जंग अवरोधी होना और लचीलापन इसे हवाई जहाज और तार बनाने के लिए अपरिहार्य बनाता है। साथ ही हमारा रसायन उद्योग भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और राष्ट्रीय जीडीपी में इसका योगदान लगभग 3% तक पहुंच गया है। भाग 4 पारिस्थितिकी और स्थिरता, एक हेल्थ चेक।
अब तक हमने इस आर्थिक ढांचे की ताकत की बात की, लेकिन अब एक हेल्थ चेक करने का वक्त आ गया है। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है जिस पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सोचने की जरूरत है। क्या इस तेज विकास की कोई भारी कीमत चुकानी पड़ रही है? कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे ये उद्योग मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण फैला रहे हैं: वायु, जल, तापीय और ध्वनि प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाला अनियंत्रित धुआं और हानिकारक रसायन पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान भी मौजूद है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अलग-अलग चरणों में पानी को रिसाइकिल करना और उसका दोबारा इस्तेमाल करना, बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कारखानों की चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना एक बेहद कारगर तरीका है, और अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने से पहले उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर अच्छी तरह ट्रीटमेंट करना। इस दिशा में एक बहुत ही शानदार और ठोस उदाहरण देखने को मिलता है। एनटीपीसी जैसी संस्थाएं इसका एक आदर्श स्वर्ण मानक मॉडल पेश कर रही हैं। वे अपने पावर प्लांट्स में ISO 04001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने और राख प्रबंधन में वे जो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, उससे ये साबित होता है कि औद्योगिक प्रगति के साथ पर्यावरण की देखभाल करना पूरी तरह से मुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या भविष्य के औद्योगीकरण में हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं और हमारे पर्यावरण का अस्तित्व एक साथ शांति से सह अस्तित्व में रह सकते हैं? एक सच में स्वस्थ और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए इस नाजुक संतुलन को हर हाल में साधना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आखिरी सवाल पर विचार करना वाकई दिलचस्प